सना 1945 में नाज़ी हुकूमत के ज़वाल ने इन लोगों की किस्मत का फ़ैसला किया जो इक़्तिदार से वाबस्ता रहे थे, जबकि अहम रहनुमा मुक़दमात गिरफ्तारियों और मौत का सामना कर रहे थे। उनकी बीवियां एक गैर यकीनी सूरत हाल में थीं। बरसों तक वो पार्टी के साए में रहे, कुछ ने खामोश किरदार अदा किया जबकि दीगर ने हुकूमत की साख्त में फ़आल तौर पर हिस्सा लिया। तनाज़े के ख़ात्मे पर कई को गिरफ्तार करके उनसे उनके नाज़ी इज़्म की कलीदी शख्सियात से ताल्लुकात पर बाज़पुर्स की गई। कुछ ने गायब होने की कोशिश की, दीगर ने अपने शोहरों की याद को बचाने की कोशिश की और कई ने नाज़ी इज़्म से तत्हीर के अमल का सामना किया। कुछ अपनी ज़िंदगियां गुमनामी में दोबारा बसाने में कामयाब हो गईं, जबकि दीगर को मुआशरती रद्द और बदहाली का सामना करना पड़ा। नाज़ी हुकूमत के ज़वाल के बाद उन रहनुमाओं की बीवियों के साथ क्या हुआ और वो कौन थी? ईवा ब्राउन, हिटलर के साथ रहने वाली परछाई। हमेशा कहा जाता है कि हर बाअसर मर्द के पीछे एक नुमायां औरत होती है। ताहम अगर वो मर्द एडवुल्फ हिटलर जैसी शख्सियत हो जो मुतलक बुराई से वाबस्ता है तो क्या होता है? इस सूरत में ज़ेर बहस औरत ईवा ब्राउन है। 6 फरवरी सना 1912 को पैदा होने वाली ईवा ने एक पुरसुकून बचपन गुजारा, खेलों और मगरबी कहानियों से मोहब्बत रखती थी। ताहम इसकी किस्मत अक्टूबर सना 1929 में यकसर बदल गई। इस वक्त वो फोटोग्राफर हाइनरिश होफमान के स्टूडियो में काम कर रही थी, जो हिटलर की तस्वीरें लेने का जिम्मेदार भी था। ये मामूल था कि नाज़ी रहनुमा अपने दोस्त से मिलने के लिए वहां आता और उन्हीं मुलाकातों में से एक के दौरान, जब ब्राउन ने हाल ही में नौकरी शुरू की थी, हिटलर की नज़र इस पर पड़ी। एक खत में जो ब्राउन ने एक रिश्तेदार को लिखा, इसने जिक्र किया कि वो हिटलर को एक बड़ी उम्र के आदमी के तौर पर देखती थी। इस वक्त वो तकरीबन 40 बरस का था और उसकी मूंछें खासी अजीब थीं। वो हमेशा ख्वातीन से नरमी से बात करता था और एक सादा सी दावत के जरिए ओपेरा में जाने की पेशकश ने उन दोनों के ताल्लुक की बुनियाद रखी। ताल्लुकात को आगे बढ़ाने से कबल हिटलर ने ईवा की नस्ल का जायजा लेने के लिए एक तहकीक कराई ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इसके आबा व अजदाद में कोई यहूदी न था। इन दोनों का ताल्लुक बगैर मुश्किलात के ना गुजरा। ब्राउन ने कई बार ऐसी परेशानियां झीलें जो उसकी नाजुक सूरत हाल को जाहिर करती थी। सना 1932 में जब हिटलर एक थका देने वाली इंतखाबी मुहिम में मसरूफ था और ज़्यादातर वक्त सफ़र में गुजारता था, तो वो खुद को बिल्कुल नज़रअंदाज शदा महसूस करने लगी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हिटलर उसके जज्बात को समझे, इसने एक इंतहाई कदम उठाया जिसने इसके अर्द गिर्द के लोगों को परेशान कर दिया। कुछ बरस बाद सना 1935 में जब हिटलर जर्मनी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुका था, ब्राउन ने एक बार फिर एक जज्बाती बहरान का सामना किया। अपने साथी की मुसलसल गैर मौजूदगी और अपनी शिकायत पर अदम तवज्जोही ने इसे इंतहाई इक़दामात पर मजबूर कर दिया। एक मौके पर इसने हिटलर को मुतनब्बे किया कि अगर इसे रात के 10 बजे तक जवाब ना मिला तो वो नाकाबिल वापसी कदम उठा लेगी। इन सब वाक़यात के बावजूद हिटलर के करीबी हल्के में ईवा की हैसियत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। बहुत कम लोग उनके ताल्लुक़ के बारे में जानते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा पसपर्दा रही। अगरचे नाज़ी हुकूमत में ख्वातीन का मरकज़ी क़यादत में कोई किरदार नहीं था, लेकिन वो इसकी पॉलिसियों में निहायत अहम साबित हुई। नाज़ी इज़्म में कुछ ख्वातीन कलीदी किरदार अदा कर रही थीं, जैसे मागड्डा गोबल्स जो प्रोपेगेंडा के वज़ीर की बीवी थी, हाना राश एक हवाबाज जिसने सोवियत अफवाज के खिलाफ खुदकुश पायलटों के इस्तेमाल के लिए हिटलर से इजाज़त तलब की थी, और गार्टरवुड शुल्ट्ज़ कलन जो नाज़ी पार्टी की ख्वातीन की तंजीम की सरबराह थी और इसे एक जंगी कुव्वत में तब्दील करना चाहती थी। लेकिन ईवा ब्राउन की हैसियत क्या थी? मौर्रिख हाइके गोर्टीमेकर के मुताबिक वो सिर्फ हिटलर के लिए एक जज्बाती सहारा नहीं थी, बल्कि इसकी सियासी सोच और नज़रियात से मुकम्मल इत्तिफाक रखती थी। जंग के आगाज़ ने ईवा ब्राउन की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। वो उबरज़ालिस्बर्ग की पहाड़ों में वाक़े बीरगहोफ रहाइशगाह में रहने लगी, जिसे भेड़िए की पनाहगाह कहा जाता था। सना 1941 में ये जगह हेड क्वार्टर बन गई, जहां जंगी हिकमत अमलियां मुरत्तब की जाती थीं। वक्त गुजरने के साथ अफसरान की आमद-ओ-रफ्त ज़्यादा आम हो गई और निजी जिंदगी ख़त्म हो गई। हिटलर तवील अरसे तक जंगी महाज़ों की निगरानी और हमलों की क़यादत करने में मसरूफ़ रहता था।
ईवा को यकीन था कि कम्युनिज्म की शिकस्त और इंग्लिस्तान के साथ किसी मुआहदे के बाद अमन वापस आ जाएगा, जैसा कि इसने अपनी कई ख़त व किताबत में इजहार किया, जहां इसने तनाज़े के ख़ात्मे और एक ऐसे दूर की वापसी की ख्वाहिश का जिक्र किया जो जर्मनी को अपने सकाफ़ती इर्तिक़ा को जारी रखने की इजाज़त देता। सना 1942 के दौरान उबरज़ालिस्बर्ग में हिटलर की मौजूदगी दिन बदन कम होती गई। जब भी वो वापस आता, ईवा इसकी तस्वीरें खींचती और एक खुशगवार माहौल पैदा करने की कोशिश करती। वो जंग की वजह से पैदा होने वाली दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसका इजहार उसने अपनी डायरी में किया। मौसम शानदार है और मैं जो जर्मनी के सबसे अहम शख्स के साथ हूँ, घर में रहने पर मजबूर हूँ बाहर की दुनिया को देखते हुए। एक और तहरीर में इसने अदम राबता पर अपनी बेचैनी जाहिर की। ए मेरे खुदा, अगर कम अज कम वो जवाब दे देता 3 महीनों की गैर मौजूदगी में सिर्फ एक लफ्ज़। गोबेल्स की तहरीरों में 25 जून सना 1943 को जिक्र मिलता है कि ईवा के पास वसी सकाफती मालूमात थी। वो फ़नून लतीफ़ा के मामलात में ज़हानत रखती थी और फुहरर के लिए एक मजबूत सहारा थी। जर्मनी के लिए जंगी हालात तेज़ी से बिगड़ रहे थे। हिटलर भी वाज़े तौर पर जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो रहा था, जिसकी वजह से ईवा ब्राउन ने एक वसीयत लिखने का फ़ैसला किया, ये समझते हुए कि अंजाम करीब था। 16 जनवरी सना 1945 को फुहरर ने बर्लिन में अपने ज़मीन पनागाह में मुंतकिल होने का फ़ैसला किया और ईवा भी इसके साथ चली गई। जब सोवियत फ़ौजें दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ रही थीं, ईवा ने अपनी सेक्रेटरियों के साथ तैयारियां शुरू कर दें और रोज़ाना हथियार चलाने की मशक की, जैसा कि इसने अपनी एक ख़त में जिक्र किया। हम हर रोज़ फायरिंग करते हैं और हमने ऐसी महारत हासिल कर ली है कि कोई मर्द हमसे मुकाबला करने की जुर्रत नहीं करेगा। जब जंग का नतीजा तय हो चुका था, हिटलर ने हुक्म दिया कि सभी बशमूल गोबेल्स और ईवा ब्राउन बनकर छोड़कर किसी महफूज मकाम पर चले जाएं, लेकिन दोनों ने इसके साथ रहने का फैसला किया। सब कुछ खत्म होने से कबल दस्तावेजात को तबाह करने का हुक्म दिया गया, ताहम ईवा की डायरी के कुछ सफ़हात अमरीकी अफवाज के हाथ लग गए। हिटलर ने अपनी ज़ाती वसीयत तैयार की और 29 अप्रैल सना 1945 को इसने अपने बाकी साथियों की मौजूदगी में एक सादा सी तकरीब में ईवा से बाज़ाब्ता शादी कर ली। शादी के दौरान एक आर्जी अंगूठी इस्तेमाल की गई, लेकिन इसका साइज़ इसकी उंगली के मुताबिक नहीं था। 30 अप्रैल सना 1945 को दोनों फुहरर के कमरे में दाखिल हुए। बाद अज़ां बनकर के अमले ने उनकी लाशों को चांसलरी के बाहर मुंतकिल करके नज़र आतिश कर दिया। जब सोवियत फ़ौज ने बर्लिन पर कब्ज़ा किया और बंकर की तलाशी ली, तो उन्हें उदे जली बाक़ियात मिले, जिन्हें जोसेफ और मागड्डा गोबेल्स और उनके 6 बच्चों की लाशों के साथ खुफिया तौर पर दफन कर दिया गया। ये तदफीन सिमरश, जो कि सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी थी, की निगरानी में मिगड्डीबर्ग, मशरक़ी जर्मनी में की गई। 4 अप्रैल सना 1970 को KGB की एक टीम ने कब्र के मकाम के मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात के ज़रिए लकड़ी के 5 डब्बे निकाले, जिनमें लाशों के बाक़ियात मौजूद थे। उन्हें जलाकर राख में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद वो राख दरियाए बीड्रेट्स में बहा दी गई, जो दरियाए ईलब का एक मुआविन दरिया था। मागड्डा गोबेल्स, वो माँ जिसने मौत को चना। ये बेहतर है कि मेरे बच्चे इस दुनिया से चले जाएं, बजाय इसके कि वो बेइज्जती और जिल्लत का सामना करें। उनके लिए इस जर्मनी में कोई मुस्तकबिल नहीं जो इस तनाज़े के बाद उभरेगा। इसी यकीन के साथ मागड्डा गोबेल्स ने अपने 6 मासूम बच्चों, 5 बेटियां और 1 बेटा को इस अंजाम के लिए तैयार किया जो उनका मुंतज़िर था। वो अपने शौहर राख के वज़ीर बराए प्रोपेगेंडा जोसेफ गोबेल्स के साथ बर्लिन के बंकर में पनाह लिए हुए थी, जहां एडवुल्फ हिटलर भी मौजूद था। इसी जगह इस जूड़े ने SS के दंदान साज हलमोट कंस से मदद मांगी ताकि बच्चों को एक ऐसी दवा दी जाए जो उन्हें बेहोश कर दे, इसके बाद अगला कदम उठाया जा सके। अगरचे पेश आने वाले वाक़यात की मुकम्मल तफसीलात में कुछ इबहाम मौजूद हैं, लेकिन अंजाम सब के लिए एक जैसा था। बाद अज़ां मागड्डा और उसके शौहर ने एक हतमी फ़ैसला किया। वक्त के साथ इसकी कहानी एक बेरहम माँ के तौर पर याद रखी गई, जो अपने बच्चों की कुर्बानी देने को भी तैयार थी, क्योंकि वो समझती थी कि यही उनके लिए बेहतर था। 11 नवंबर सना 1901 को जुअना मारिया मैग्डालिना पैदा हुई। इसकी माँ आगसिट्टे बहरनट घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करती थी और इंजीनियर आस्कर रचिल को इसका वालिद तस्लीम किया गया। ताहम उन दोनों का ताल्लुक सना 1905 में तलाक पर ख़त्म हो गया। 3 साल बाद मागड्डा की माँ ने रिचर्ड फ्रीडलैंडर से शादी की, जो बर्लिन का एक अमीर ताजिर था और जिससे इसका कई सालों से ताल्लुक था।
सना 2016 में शाये होने वाली एक तहकीक ने तजवीज़ किया कि मुमकिना तौर पर यही आखिरी शख्स उसका असल वालिद था, जिसका मतलब यह हुआ कि जोसेफ गोबल्स की बीवी का नस्ब यहूदियों से जड़ा हो सकता था। अपने बचपन के दौरान मागड्डा ने बेल्जियम के एक मजहबी इकामती स्कूल में तालीम हासिल की, जहां सख्त डिसिप्लिन ने इसके किरदार को मुतासिर किया। पहली जंग अजीम के आगाज़ पर इसकी तालीम बर्लिन में जारी रही, जहां इसने बुद्ध मत की फ़लसफ़े में दिलचस्पी जाहिर की और अदम तशद्दुद के नज़रिए की हिमायत की। इंटरमीडिएट के क़याम से वापसी के बाद मागड्डा की मुलाकात गिंथर क्वांडेट से हुई, जो एक करोड़पति ताजिर और 38 साला बेवा था। अगरचे उनके दरमियान उम्र का फ़र्क नुमाया था, लेकिन कशिश फौरी तौर पर पैदा हो गई और 4 जनवरी सना 1921 को जूड़े ने बैड गॉडिसबर्ग में शादी कर ली। इसी साल उनका बेटा हेराल्ड पैदा हुआ। ताहम इब्तिदाई जोश व खरूश जल्द ही ख़त्म हो गया। नौजवान मागड्डा ने खुद को एक रिवायती अक़दार के हामिल घर में फंसे हुए महसूस किया और एक यकसानियत भरी शादी में गिरफ्तार पाया। इसका शौहर, जो मुकम्मल तौर पर अपने काम में मसरूफ़ था, इससे लाताल्लुक़ रहता। इसी सूरत-ए-हाल के दौरान मागड्डा की मुलाकात चामवटली आर्लोसोरूफ से हुई, जो एक यहूदी नजात तालिब इल्म और सहूनी तहरीक से वाबस्ता था, और उसके साथ इसने एक रोमानवी ताल्लुक़ कायम कर लिया। ये इसका सहूनी तहरीक से पहला बराह रास्त राबता था। जब गिंथर क्वांडेट को इस ताल्लुक़ का इल्म हुआ तो गुस्से ने इसे एक सख्त फैसला करने पर मजबूर कर दिया। सना 1929 में मागड्डा को घर से निकाल दिया गया। अपने साबिक शौहर की तरफ से दी जाने वाली माकूल रकम की बदौलत मागड्डा ने हेराल्ड के साथ बर्लिन के एक पुरतयुश इलाके में रहाइश इख्तियार कर ली। ताहम इसकी ज़िंदगी ने एक गैर मुतवक्के रुख इस वक्त लिया जब गर्मियों में सना 1930 में जोसेफ गोबल्स, जो इस वक्त नाज़ी प्रोपेगेंडे का जिम्मेदार था, ने जर्मन दारुल हुकूमत के एस्पोर्ट्स पैलेस में एक तकरीर का ऐलान किया। बर्लिन की आला सोसाइटी में पहले ही एक बाअसर शख्सियत के तौर पर पहचानी जाने वाली और तफरीह के नए ज़राए की तलाश में मागड्डा ने इस जलसे में शिरकत का फैसला किया, इस बात से बेखबर कि यह वाक़या इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गोबल्स के जज्बाती अल्फाज ने इस पर गहरा असर छोड़ा। जलसा ख़त्म होने के बाद वो पार्टी में शामिल हो गई और मुख्तसर वक्त में अपने ज़िला में सबसे नुमायां रहनुमाओं में से एक बन गई। इब्तिदा में मागड्डा ने पार्टी के हेडक्वार्टर में बतौर रज़ाकार अपना वक्त दिया, यहाँ तक कि आखिरकार इसे इस खित्ते में दूसरे नंबर पर मौजूद ओहदेदार की सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया। इसी अरसे में इसकी जोसेफ गोबल्स से ज़ाती मुलाकात हुई और उसने इसके सहाफ़ती मज़ामीन की तरतीब व तंजीम में ताउन करना शुरू किया। अगरचे वज़ीर प्रोपेगेंडा ज़ाहिरी हसन में कोई ख़ास मकाम नहीं रखता था, क्योंकि इसका कद छोटा था और चलते हुए एक टांग घसीटता था, मागड्डा मुकम्मल तौर पर उसके सिहर में गिरफ्तार हो गई। ये कशिश दो तरफा थी। गोबल्स, जो इससे बेहद मुतासिर था, ने अपनी डायरी में लिखा, हमने एक पुख्ता वदा किया है, जब हमें फतह हासिल होगी तो हम मियाँ बीवी बनेंगे। मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता था। वो मागड्डा का गोबल्स से ताल्लुक़ नहायत मजबूत था, लेकिन जब उसकी मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई तो उसकी अक़ीदत एक और सतह पर पहुँच गई। नाज़ी रहनुमा के साथ इसका ताल्लुक़ तेज़ी से मजबूत हुआ, जिससे वो इसके करीबी ख्वातीन दोस्तों के महदूद दायरे का हिस्सा बन गई। 19 दिसंबर सना 1931 को जब इसने गोबल्स से शादी की तो इस तकरीब में हिटलर ने गवाह पादर का किरदार अदा किया। शादी के बाद जूड़े ने राखसकांजिलरप्लाट्स में एक पुरतयुश रहाइश इख्तियार की, जो वक्त के साथ न सिर्फ बर्लिन की आला सोसाइटी की मुलाकातों का मरकज़ बना बल्कि हुकूमत की साख्त में एक अहम मकाम भी हासिल कर गया। अगले चंद सालों में उनके 6 बच्चे पैदा हुए, जिनके नाम HE से शुरू होते थे, जो तीसरे राख के रहनुमा के एजाज़ में रखा गया था: हिलिगा, हल्डिगार्ड, हलमोट, हॉल्डेन, हेडविग और हाइडोन। मागड्डा को करविश ऑफ ऑनर ऑफ दी मदर ऑफ जर्मनी उसे नवाजा गया, जिसने इसे जर्मनी में मिसाली माँ की अलामत बना दिया। अपने बावकार मकाम के बावजूद ये जोड़ा मसाइल से महफूज ना रह सका। जब ये इंकिशाफ हुआ कि गोबल्स का 22 साला चेक अदाकारा के साथ ताल्लुक़ था, तो मागड्डा शदीद मुतासिर हुई, हालांकि वो खुद भी शादी से बाहर ताल्लुकात में मुलव्वस रही थी। हिटलर के साथ अपने करीबी ताल्लुक़ की बदौलत मागड्डा में फैसला साजी का एतमाद था, इसीलिए इसने अपने शौहर से अलहदगी की इजाज़त तलब की। ताहम नाज़ी रहनुमा का जवाब वाज़े था, नहीं। तलाक एक ऐसा स्कैंडल खड़ा कर सकती थी जो हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाता और गोबल्स की शोहरत को मशकूक बना देता।
ये इनकार उसके लिए गैर मुतवक्के था और उसने ये बात वाज़े कर दी कि मुकम्मल इख्तियार न सिर्फ मुल्क बल्कि इसकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी हिटलर ही का था। सना 1942 से इसकी सेहत बिगड़ने लगी। एक आसाबी बीमारी इसके चेहरे पर शदीद झटके पैदा करती, जो दिल की बीमारियों और डिप्रेशन के दौरों के साथ मिलकर इसे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर चुकी थी। अपनी कमज़ोरी के बावजूद मागड्डा पार्टी के नज़रियात से सख्ती से जड़ी रही और उन फैसलों के खिलाफ कभी आवाज़ ना उठाई जो हतमी हल की तरफ ले जा रहे थे। वो हुकूमत और उसके रहनुमाओं के लिए हमेशा वफादार रही। बर्लिन में अपने पनाहगाह में वो अपने शौहर और फुहरर के करीबी साथियों के साथ आखिरी लम्हे तक मौजूद रही। 1 मई सना 1945 को फरार के कई मौक़े ठुकराने के बाद इसकी किस्मत राख चांसलरी की गहराइयों में हमेशा के लिए तय हो गई। अगले दिन सोवियत फौजियों ने इसकी लाश इसके शौहर और बच्चों के साथ इसी बंकर में दरियाफ्त की जहां इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे। मार्गरेटी बॉर्डन और हाइनरिश हमलर, वफादारी और इनकार के दरमियान। मार्गरेटी बॉर्डन गोनिक्कारजीवो में पैदा हुई, जो बरूमबर्ग के करीब वाक़ था और इस वक्त जर्मन सल्तनत का हिस्सा था। वो हांस बॉर्डन, जो एक ज़मींदार थे, और उनकी बीवी अल्फ्रेड पोप की बेटी थी। इसने अपनी 3 बहनों अल्फ्रेड लीडिया और पावल के साथ साथ एक भाई के साथ परवरिश पाई। सना 1909 में वो हुईरे टुचट्रिशवले में दाखिल हुई, जो बरूमबर्ग में वाक़ थी। पहली जंग अजीम के दौरान इसने नर्सिंग की तरबियत हासिल की और इसी पेशे में काम किया। तनाज़े के खात्मे के बाद इसने जर्मन रेड क्रॉस के ज़ेर इंतज़ाम एक अस्पताल में अपनी खिदमात जारी रखी। इसकी पहली शादी बेऔलाद रही और जल्द ही ख़त्म हो गई। ताहम अपने वालिद की माली मदद की बदौलत वो बर्लिन में क़याम करने में कामयाब हो गई, जहां इसने एक निजी नर्सिंग क्लिनिक का इंतज़ाम संभाला। सना 1927 में इसकी मुलाकात हाइनरिश हमलर से इस वक्त हुई जब वो एक कॉन्फ्रेंस के दौरे पर था। इसके बाद दोनों के दरमियान ख़त व किताबत का सिलसिला शुरू हो गया। अपनी एक ख़त में मार्गरेटी ने इसे एक सख्त दिल लेंडस्कुनेक्ट कहकर पुकारा, ताहम वो इसके तहरीरी अंदाज और जज्बात की सच्चाई से मुतासिर हुई। सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली मार्गरेटी हमलर के तसव्वुर करदा मिसाली निस्वानी हसन से मुताबकत रखती थी। अगरचे वो इससे 7 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों में जड़ी बूटियों की दवाई और होम्योपैथी में दिलचस्पी मुश्तरक थी। इसके अलावा दोनों मुनज़्ज़म, मोहतात और सादा जिंदगी गुजारने वाले थे। अपने खुतूत में मार्गरेटी ने अपने क्लिनिक के साथियों पर तबसरे किए, जैसे कि 22 जून सना 1928 को लिखी गई एक ख़त में, जहां इसने डॉक्टर बर्नहार्ड हाशल, जो क्लिनिक का शरीक मालिक था, को नापसंदीदगी के साथ जिक्र किया। जुलाई सना 1928 में मार्गरेटी और हाइनरिश ने शादी कर ली। इस कदम को उठाने से पहले हमलर को परेशानी थी कि अपने ख़ानदान को कैसे आगाह करे, क्योंकि न सिर्फ वो उम्र में इससे बड़ी थी, बल्कि वो तलाक याफ्ता और प्रोटेस्टेंट अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती थी। इसके ख़ानदान का कोई फ़र्द शादी में शरीक न हुआ, लिहाजा शादी के गवाह दुल्हन के वालिद और भाई थे। वक्त के साथ हमलर के वालिदैन ने इसे कबूल तो कर लिया, लेकिन हमेशा इसके साथ एक ख़ास फासला बरकरार रखा। 8 अगस्त सना 1929 को इस जुड़े की वाहिद बेटी गॉड्रन पैदा हुई। इसके अलावा उन्होंने 11 साला गिरहार्ड फान ए की भी कफालत की, जिसके वालिद, जो एसएस का रुकन था, जंग से पहले ही वफात पा चुके थे। मार्गरेटी ने अपने क्लिनिक का हिस्सा फ़रोख्त कर दिया और उससे हासिल शुदा रकम से वालिट्रूदरंग में, जो म्यूनिख के करीब वाक़ था, एक ज़मीन खरीद ली। वहाँ उन्होंने एक तैयार शुदा घर तामीर कराया। चूँकि हमलर ज़्यादातर वक्त बाहर रहता था, इसकी बीवी ने जायदाद का इंतज़ाम संभाल लिया, ख़ास तौर पर मवेशी पालने की एक कोशिश की, जो ज़्यादा कामयाब साबित न हुई। जब जनवरी सना 1933 में हिटलर इक़्तिदार में आया, तो ये ख़ानदान पहले म्यूनिख के मोहलशटरेसे में मुंतकिल हो गया। फिर सना 1934 में उन्होंने टैगरन झेल के करीब एक घर खरीदा, जहां उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। बाद में हमलर ने बर्लिन के नवाही इलाके डालिम में एक बड़ी रहाइशगाह हासिल कर ली, जो इसका सरकारी घर था। जैसे जैसे इसका शौहर अपनी जिम्मेदारियों में ज़्यादा मसरूफ़ होता गया, उनके दरमियान राबता भी कम से कम होता गया। हाइनरिश के बड़े भाई बहार्ड ने मार्गरेटी को एक सर्द मिजाज, नाजुक असाब वाली और कम मोहब्बत करने वाली शख्सियत के तौर पर बयान किया, जो ज़्यादातर वक्त शिकायत करती रहती थी।
ताहम इसके रवैये के बावजूद इसने घर के फ़राइज़ बखूबी निभाए, वफादारी का मुजाहरा किया और अपने शौहर के लिए गहरा लगाव बरकरार रखा। सना 1920-28 से मार्गरेटी नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी ऑफ जर्मनी का हिस्सा थी और उनका रुकनियत नंबर 34,752 था। हमलर के बढ़ते हुए काम के बोझ ने उनके ताल्लुकात में तनाव पैदा किया। ताहम दोनों एक साथ समाजी तकारीब में शिरकत करते और अक्सर रायन हार्ड हाइड्रीच के घर का दौरा करते। मार्गरेटी बुध के दिन मुलाकातें मुनक़िद करती थीं, जिनमें वो एसएस की मुमताज़ शख्सियात की बीवियों को मदऊ करती थीं ताकि वो काफ़ी और चाय का लुत्फ़ उठा सके। अपनी पोजीशन के बावजूद वो तंजीम के दायरे में पसंदीदा ना हो सके। बाल्डोर वान शीराक, जो हिटलर यूथ के साबिक रहनुमा थे, ने अपनी याददाश्तों में जिक्र किया कि हमलर को घरेलू सतह पर मुसलसल दबाव का सामना था और उन्हें मार्गरेटी की मुतालिबात के सामने झुकना पड़ता था। सना 1938 में नीवरमबर्ग कांग्रेस के दौरान मार्गरेटी ने एसएस के आला अफसरान की बीवियों के साथ तनाज़ात किए, जो इसकी हिदायत को तस्लीम करने से इनकार कर देती थीं। रॉबर्ट ग्रवाटे, जो एक बायोग्राफर और मौर्रिख हैं, ने कहा कि लिन्या हाइड्रीच और मार्गरेटी के दरमियान नफरत दोनों तरफ से थी। कई साल बाद लिन्या ने डेर स्पीगल के साथ एक इंटरव्यू में तौहीन आमेज़ तबसरे किए, जिसमें इसने मार्गरेटी को बेहिस मिजाज, सख्त ख्यालात वाली और सुनहरी बालों वाली औरत के तौर पर पेश किया। इसने ये भी जिक्र किया कि मार्गरेटी को खिले मकामात से नफरत थी। आउडुक पोटेस्ट, जो सना 1936 में हमलर की सेक्रेटरी बने, सना 1954 में उनकी महबूबा बन गईं। बाद में सना 1941 में उन्होंने अपनी मुलाजमत छोड़ दी। हमलर के साथ इसका 2 बच्चे थे, हीलगे, जो सना 1942 में पैदा हुआ, और नीनट डोरोथिया, जो सना 1944 में बरचट सगादिन में पैदा हुई। मार्गरेटी, जो अपनी बेटी के साथ गुमनद टिगरनसी बावीरिया में रहती थी, ने इस ताल्लुक के बारे में सना 1941 में किसी वक्त सुना। तब तक दोनों के दरमियान अलहदगी एक हकीकत बन चुकी थी और उसने अपनी बेटी की भला के लिए इस सूरत हाल को कबूल करने का फैसला किया। जब दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ तो मार्गरेटी ने जर्मन रेड क्रॉस के साथ मुंसलिक एक फौजी अस्पताल में ताउन किया। सना 1954 में इसने बर्लिन ब्रेंडनबर्ग के फौजी जिला 3 में रेड क्रॉस के अस्पतालों की निगरानी की। इस ओहदे में इसने वेयर मीचट के ज़ेर कब्जा इलाकों में ऑपरेशंस की क़ियादत की। सना 1940 में इसने पोलैंड का दौरा किया, जो इस वक्त जर्मन कंट्रोल में था। इस दौरे के नतीजे में इसने वहां की सूरत हाल को करीब से देखा। अपने ज़ाती नोटों में इसने पॉज़न लोड्स और वारसा के सफ़र का जिक्र किया। इसने यहूदियों और पोलिश बाशिंदों को हिकारत के साथ बयान किया और सेहत के हालात को गैर मामूली और बेतरतीब करार दिया, इस बात को उजागर करते हुए कि इस इलाके में नज़्म कायम करना कितना मुश्किल था। इसकी मेहनत की बदौलत मार्गरेटी ने जर्मन रेड क्रॉस में कर्नल का दर्जा हासिल किया। सना 1945 के फरवरी में जब इसने गहार्ड हमलर को एक खत लिखा तो इसमें अपने शौहर को सौंपी गई जिम्मेदारियों के लिए अपनी तारीफ का इजहार किया, इसके किरदार की अहमियत को उजागर किया और ये कहा कि पूरा जर्मनी इसे इज्जत की निगाह से देख रहा है। इसकी पहली बेटी गॉड्रन के साथ ताल्लुक बहुत गहरा था। वो इसे अक्सर फ़ोन करती और जब भी मुमकिन होता इसे मुलाकात के लिए बुलाती। मार्गरेटी और आउडुक पोटेस्ट हमलर के साथ वफादार रहे। सना 1945 के अप्रैल में मार्गरेटी ने आखिरी बार हमलर से गुमनद में उसके घर में मुलाकात की, जहां इसने गॉड्रन के साथ वक्त गुजारा। मुखालिफ फौजों की पेशकदमी के साथ मार्गरेटी और गॉड्रन ने सना 1945 में अपनी रहाइशगाह गुमनद छोड़ दी। इस साल मई में जब अमरीकी फौजें बोल्जानो इटली पहुंची, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फ्रांस, इटली और जर्मनी के मुख्तलिफ हिरासती कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। अपनी कैद के दौरान मार्गरेटी से पूछ-गुछ की गई, हालांकि ये तय पाया कि इसे अपने शौहर की सरकारी सरगर्मियों के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। इसके जवाबात में सिर्फ अपने करीब तरीन माहौल तक महदूद सोच जाहिर हुई, जो इसकी तमाम बयानात में कायम रही। सितंबर सना 1945 में इससे एक और पूछ-गुछ की गई, इस बार नीवरमबर्ग ट्रायल्स के सियाक व सबाक में। मार्गरेटी और उसकी बेटी को फिलकक्कासनी लड्डू गजबर्ग कैंप भेज दिया गया। उन पर कोई इल्ज़ाम आयद न होने की वजह से दोनों को नवंबर सना 1946 में रहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने बेलीफील्ड के बैथिल इदारे में पनाह हासिल की।
इस इदारे की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने उनके क़याम की हिमायत की, अगरचे उनकी मौजूदगी तनाज़ात से मुबर्रा नहीं थी। जून सना 1947 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून अखबार ने एक मज़मून शाये किया जिसका उन्वान था, हाइनरश हमलर की बेवा एक मुहज़्ज़ब औरत की तरह ज़िंदगी गुजार रही है, जिसमें उनकी सूरत हाल को उजागर किया गया। सना 1948 में इसे बेलीफील्ड में मामूली खिलाफ वर्जी करने वालों ज़ुमरा सिवम में दर्जा बंद किया गया, जिसका मतलब ये था कि इसे नाज़ी-इज़्म से तत्हीर के अमल से गुजरना होगा। 2 साल बाद इसने इस दर्जा बंदी को चैलेंज करने के लिए एक वकील की खिदमात हासिल करने का फैसला किया। इसने दावा किया कि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में इसकी रुकनियत महज अलामती थी और रीड क्रास में इसका ओहदा इसके पहले के तजर्बे की वजह से था, क्योंकि वो सना 1914 से वहाँ खिदमात अंजाम दे रही थी। इसने ये भी दलील दी कि अगरचे वो राख फुहर्रास इसकी बीवी थी, लेकिन वो कभी भी सियासी मंजरनामे के मरकज़ में नहीं रही। डेटमोल्ड के नाज़ी-इज़्म से तत्हीर के कमेटी ने इसके केस का जायज़ा लिया और नतीजा अखज़ किया कि गालिबन इसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नज़रियात और अपने शौहर के फैसलों की हिमायत की थी। अपील के दौरान इसके दिफा ने इसरार किया कि इसे हमलर के अमाल का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये भी कहा गया कि फैसला सिपिन हाफुट के उसूल पर मबनी था, जिसके तहत ख़ानदानी ताल्लुकात की बना पर जिम्मेदारी आयद की जाती थी। आखिरकार 19 मार्च सना 1951 को इसे मिटलोफर ज़ुमरा चहारुम में दोबारा दर्जा बंद कर दिया गया। अगरचे इसे अपने शौहर के जराइम का मुजरिम नहीं समझा गया, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान ये इंकिशाफ हुआ कि इस और उसकी बेटी को हमलर की हैसियत से फ़वाइद हासिल हुए थे। इसी वजह से बावीरिया के वज़ीर आज़म हांस ई हॉर्ड ने बरतानवी कब्ज़े के इलाके में एक और नाज़ी-इज़्म से तत्हीर का अमल शुरू करने की हिमायत की। इस बार बहस का मरकज़ वो जायदाद थी जो मार्गटी और हाइनरश हमलर गुमनद में रखते थे। 15 जनवरी सना 1953 को म्यूनिख में हतमी समाअत में फैसला हुआ कि वो नाज़ी हुकूमत से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल थी, लिहाजा इसे ज़ुमरा दुवम फ़आल कारकुन अस्करियत पसंद और फ़ायदा उठाने वाले में रखा गया। इसके नतीजे में इसे 30 दिन की जबरी मशक्क़त की सज़ा सुनाई गई। इसके पेंशन और वोट के हुकूक ज़ब्त कर लिए गए। सना 1952 में गॉडरन ने बैथिल को छोड़ दिया। 3 साल बाद मार्गटी हिपिन में रहाइश पजीर हो गई, जहां इसने अपनी बहन लीडिया और गोद लिए हुए बेटे गिरहॉड के साथ जिंदगी गुजारी। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम म्यूनिख में गॉडरन के साथ गुजारे, जो अपने गुजरे हुए तजर्बात से मुतासिर होकर अपने वालिद की याद की हिफाजत में साबित कदम रही। मुअर्रिख पीटर लांग्रीश ने निशानदेही की कि गालिबन मार्गटी को इन खुफिया मामलात आ मंसूबों के बारे में इल्म नहीं था जिनमें हमलर नाज़ी हुकूमत के दौरान शामिल था। बाद की गवाही में इसने नाज़ी-इज़्म के जराइम से लाइल्मी का इजहार किया, हालांकि इसने नज़रियाती तौर पर अपनी वाबस्तगी बरकरार रखी। योर्गिन मुत्तेउस ने इसे नाज़ी तहरीक के अंदर एक पुख्ता अकायद रखने वाली शख्सियत के तौर पर बयान किया, जिसकी साम दुश्मनी हमेशा बरकरार रही। अगरचे इसने नाज़ी हुकूमत और उसके जराइम से खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो इसके फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हुई। अपनी आखिरी ज़िंदगी के सालों में मार्गटी अपनी बेटी गॉडरन के साथ म्यूनिख में मुकीम रही। वो अवामी ज़िंदगी से दूर रही और सना 1967 में 72 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। इसकी मौत तकरीबन गैर महसूस रही और ना तो किसी सरकारी एजाज़ का एहतमाम किया गया और ना ही कोई अवामी शनाख्त दी गई। एमी गोरन, थिएटर से तीसरे राख के दरबार तक। एमी जूनाहिनी जोनियमान 24 मार्च सना 1893 को हैम्बर्ग, जर्मनी में पैदा हुई। एक मुराआत याफ्ता माहौल में परवरिश पाने की वजह से उन्हें एक सकाफती और तालीमी तरबियत तक रसाई हासिल थी, जिसने आगे चलकर उनके थिएटर के कैरियर की राह मुतय्यन की। कम उम्री से ही उन्हें ड्रामाई फ़नून की जानिब रग़बत थी और उन्होंने मरूफ वामार नेशनल थिएटर में अपना पहला किरदार निभाया, जहां उनके स्टेज पर किए गए फ़िन ने सामेईन को मसहूर कर दिया। सना 1916 में जब वो 23 साल की थीं, उन्होंने कार्ल कुस्टलन से शादी की, जो एक अदाकार था और उसके साथ ही उनका फ़िन का शौक़ भी मुश्तरक था। ताहम ज़ाती इख्तिलाफ़ात और पेशा वराना मकासिद ने उन्हें सना 1926 में अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उनकी ज़िंदगी ने एक गैर मुतवक्के मोड़ लिया। 1930 की दहाई के आगाज़ में जब जर्मनी में सियासी सूरत हाल दिन बदन कशीदा होती जा रही थी, एमी की मुलाकात हरमन गोरंग से हुई, जो पहले ही नाज़ी पार्टी में एक नुमायां हैसियत हासिल कर चुका था।
उनका ताल्लुक समाजी तकरीबात में मुलाकातों से शुरू हुआ और वक्त के साथ मजीद गहरा हो गया। 10 अप्रैल सना 1935 को गोरन की पहली बीवी कारन के इंतकाल के कुछ अरसे बाद एमी और हिरमन ने एक शानदार तकरीब में शादी की, जहां एडवुल्फ हिटलर ने बतौर गवाह शिरकत की। इस लम्हे के बाद उनकी जिंदगी अक्सर तब्दील हो गई। वो थिएटर के स्टेज से निकलकर शानदार तकरीबात और सरकारी इजलासों की सदारत करने लगे। वो न सिर्फ अहम इशाइयों की मेज़बानी करती बल्कि अक्सर अपने शौहर जो लुफ्तवाफ़े जर्मन फ़िज़ाइया का सरबरा था के साथ भी रहती। एक पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी में महसूर वो अपने शौहर की जानिब से फराहम करदा ऐश व इशरत से लुत्फ़ अंदोज़ होती रही। 2 जून सना 1938 को उनकी बेटी एडा पैदा हुई, जिसका नाम मशहूर था कि बीनेटो मुसोलिनी की नस्ल के एजाज़ में रखा गया था और इसे उनके ख़ानदान की ताकत की अलामत समझा जाता था। ताहम उनका किरदार सिर्फ अवामी शख्सियत और पुरतयश ज़िंदगी तक महदूद नहीं था। जैसे जैसे नाज़ी हुकूमत की ताकत मुस्तहकम हुई, अंदरूनी इख्तिलाफ़ात भी नुमायां होते गए। एमी की मुसलसल ईवा ब्राउन से झड़पें रहती थीं, जो हिटलर के करीब तरीन ख्वातीन में से एक थी। जहां एमी खुद एतमादी और एक ख़ास बर्तरी के साथ चलती थी, वहीं उनकी ईवा के साथ मुलाकातें कशीदगी, तंस और तान व तशनी से भरी होती थीं। ये रकाबतें उनके असर और रसूख को मुतासिर करने लगें और उन्हें अहम मुलाकातों और तकरीबात से अलहदा रखा जाने लगा, जो उन्हें सख्त नागवार गुजरता था। कई मौक़े पर हिटलर ने खुद मुदाखलत करके दोनों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की और उनके दरमियान इख्तिलाफात को कम करने के लिए सालसी का किरदार अदा किया। जंग ने एक गैर मुतवक्के मोड़ लिया। जैसे जैसे जंग के आखिरी अयाम करीब आते गए और जर्मनी की फतह नामुमकिन नज़र आने लगी, एमी और हिरमन के दरमियान ताल्लुकात भी बिगड़ने लगे। जंग के इख्तितामी मरहले में दोनों ने ओबरज़ालिसबर्ग में अपनी पहाड़ी रहाइशगाह में पनाह ली, जहां खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी थी। महाज से आने वाली खबरें मायूस कुन थीं और हर नई इत्तला के साथ शिकस्त का एहसास बढ़ता जा रहा था। 8 मई सना 1945 को जर्मनी ने बगैर किसी शर्त के हथियार डाल दिए। एमी और उनकी बेटी एडा को अमरीकी फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लक्समबर्ग में वाक़े कैंप इशिकन के कैदी कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। फैसला जल्द ही सुना दिया गया। नाज़ी-इज़्म से तत्हीर के एक ट्रिब्यूनल ने इसे 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई, याद दिलाते हुए कि इसका साबिक़ा मकाम अब किसी हैसियत का हामिल नहीं था। रिहाई के बाद इसे नई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसकी जायदाद का तकरीबन 30% जब्त कर लिया गया, जिसने इसे ऐसी सूरत हाल में डाल दिया जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो जिंदगी जो वो जानती थी ख़त्म हो चुकी थी और तफरीही दुनिया ने इस पर अपने दरवाजे बंद कर दिए। इसे स्टेज पर वापसी से रोक दिया गया और 5 साल तक थिएटर में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसने इसे इसकी इस पेशा वराना जिंदगी से दूर कर दिया जिसने इसे जवानी में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया था। तमाम मुश्किलात के बावजूद इसने म्यूनिख में अपनी जिंदगी दोबारा बसाने की कोशिश की। वक्त के साथ वो एक सादा तर्ज जिंदगी इख्तियार करने में कामयाब हो गई, जो इस शान और शौकत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जिसने कभी इसे घेर रखा था। सना 1951 में इसने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहाइश इख्तियार की और अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी को दोबारा मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। सालों के दौरान इसने लिखने में पनाह तलाश की। सना 1967 में इसने अपनी खुद नविश्त एन डेर ज़ाती माइनियस मास शाये की, जिसमें इसने हिरमन के साथ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात बयान किए। ये किताब जो याददाश्तों और वजाहतों से भरी हुई थी, इसकी तारीख़ में अपनी हैसियत को नए सिरे से बयान करने की कोशिश करती थी, अगरचे ये अवाम की इसके माजी के बारे में राय तब्दील करने में नाकाम रही। सना 1972 में इस किताब का अंग्रेज़ी तर्जमा ओ माई लाइफ ऑफ गोरन के उन्वान से शाये किया गया, जिसने इसकी गवाही को एक वसीतर क़ारीन तक पहुँचने की इजाज़त दी। एमी गोरन 8 जून सना 1973 को म्यूनिख में इंतकाल कर गईं, जब वो इसी साल की थी। उनकी सेहत बिगड़ चुकी थी, जबकि उनकी कहानी मुतज़ाद रद्द-ए-अमल पैदा करती रही। उनके जनाजे में कुछ लोग उन्हें नाज़ी हुकूमत के एक रहनुमा की बेवा के तौर पर देख रहे थे, जबकि दीगर उन्हें एक ऐसी खातून के तौर पर तस्लीम कर रहे थे जो एक ऐसे दूर की गवाह बनी, जो शान और शौकत और ज़वाल दोनों से मुज़य्यन था। इशूट्स की दीवार के पीछे हेडविग हवस की कहानी। 3 मार्च सना 1908 को हेडविग ही नस्ल पैदा हुई।
कम उम्री से ही उनकी जिंदगी के रास्ते ऐसे फैसलों और मुलाकातों से जड़ गए जो उन्हें तारीख के सबसे तारीक अबवाब में से एक की जानिब ले गए। उन्होंने 17 अगस्त सना 1929 को रुडोल्फ हवस से शादी की, कुछ ही अरसे बाद जब वो कैद की सज़ा मुकम्मल करके रहा हुआ था। हवस को एक सियासी मुहर्रिक पर मबनी कत्ल में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये हकीकत हेडविग को परेशान नहीं करती थी। वो ज़्यादातर अपने घर की इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज़ किए रखती थी, बजाय इसके कि वो अपने शौहर के माजी की पेचीदगियों पर गौर करती। ये जोड़ा अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ पोमेरानिया में एक फार्म पर किया, जहां उन्हें सुकून और तन्हाई मुयस्सर थी। ताहम ये पुरअमन माहौल ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सका, क्योंकि जंग और सियासत ने जल्द ही उन्हें एक ऐसी ज़िंदगी में धकेल दिया जो मुकम्मल तौर पर तारीकी में लिपटी हुई थी। वक्त के साथ उनके ख़ानदान में 5 बच्चे शामिल हो गए, कलउस, हांस जॉर्गन, हाइडी ट्राउट, वानजबर्जुट और इनेग्रेड। उनके घर में बच्चों की हंसी गूंजती, लेकिन उन्हीं लम्हों में इशूट्स के हिरासती कैंप से अजियत में मुब्तला कैदियों की चीखें भी सुनाई देती थी, जहां उनका शौहर कमांडेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा था। हेडविग और उनके बच्चे एक ऐसी रहाइशगाह में रहते थे जो कैंप के बिल्कुल साथ वाक़ थी और जिसे वो हकीकी जन्नत करार देती थी। उनके घर की खिड़कियों से वो चिमनियों का मंजर नहीं देख सकती थी, क्योंकि एक ऊंची कंक्रीट की दीवार जो हिकमत अमली के तहत तामीर की गई थी, कैंप के अंदर होने वाली हौलनाकियों से उनका नज़ारा रोक देती थी। ये दीवार न सिर्फ उनके बच्चों की हिफाजत कर रही थी, बल्कि शायद उनकी अपनी हकीकत से फरार का भी जरिया थी। जबकि रुडोल्फ कैंप की कार्रवाइयों की निगरानी कर रहा था, हेडविग मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम करती थी और नाजी हुकूमत की आला शख्सियात जैसे हांस फिरांक और एडवुल्फ इख्मान की मेहमान नवाजी करती थी। इन दोनों दुनियाओं के दरमियान तजाद शदीद था। एक तरफ हजारों कैदी अपनी जानें गंवा रहे थे, तो दूसरी तरफ हेडविग अपने घर के बरामदे में काफ़ी सर्व कर रही थी और उनके बच्चे बेफिक्री से खेल रहे थे। वक्त गुजरने के साथ ये सवाल उभरा कि हेडविग को इशूट्स में होने वाले मजालिम के बारे में कितना इल्म था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर हकीकत से नजरें चरा लें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को महफूज रखने के लिए खुद को लाइल्म रखने का फैसला किया। दूसरों का मानना है कि अगरचे उनके लिए कैंप की हकीकत से नावाकिफ रहना मुमकिन नहीं था, मगर उन्होंने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया, अपने बच्चों की भलाई और अपनी आरामदेह जिंदगी को तरजीह दी। कई सालों तक उनका खानदान मुराआत याफ्ता जिंदगी गुजारता रहा, यूरोप को अपनी लपेट में लेने वाली तबाही से अलग थलग। ताहम जैसे जैसे जंग अपने इख्तिताम को पहुंचने लगी और नाजी हुकूमत के जवाल की नागज़िरी वाज़ेह होने लगी, उनकी जिंदगी ने एक शदीद मोड़ लिया। जब इत्तेहादी अफवाज ने पेश कदमी तेज़ की तो रुडोल्फ हवस ने इशूट्स में अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी और गिरफ्तारी से बचने के लिए एक जाली शनाख्त अपना ली। उधर हेडविग को बरतानवी इंटेलिजेंस ने मार्च सना 1946 में गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त वो सिनकेट माकन्स डॉन में एक चीनी के कारखाने में मुलाजमत कर रही थी, जहां वो इशूट्स के कमांडेंट की बीवी होने के अपने ताल्लुक को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब इससे पूछ-गुछ की गई तो हेडविग ने अपने तफ्तीशकारों को गुमराह करने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि इसका शौहर वफात पा चुका है। ताहम कई दिनों तक दबाव में रहने के बाद इसने आखिरकार रुडोल्फ के ठिकाने का एतराफ़ कर लिया, जिससे इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी। हवस की किस्मत जल्द ही तय हो गई। अप्रैल सना 1947 में इसे दोबारा इशूट्स ले जाया गया, जहां इसने बतौर कमांडेंट खिदमात अंजाम दी थी। वहीं इसे सुनाई गई सज़ा पर अमल दरामद हुआ और इसे फांसी दे दी गई। अपने शौहर की सज़ाए मौत के बाद हेडविग बेवा हो गई और उसका नाम हमेशा के लिए इन जराइम से जड़ गया जो उसके शौहर ने किए थे। अगरचे इस पर जंगी जराइम का कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, लेकिन इसका माजी इसकी बाकी जिंदगी का साया बना रहा। रुडोल्फ की मौत के बाद इसने जर्मनी से दूर कहीं बसने की कोशिश की, क्योंकि इसका खानदानी नाम ऐसी पहचान बन चुका था जिसके साथ जीना मुश्किल था। एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए इसने यूरोप को पीछे छोड़ दिया और रियासत-ए मुत्तहिदा में जा बसी। वहां इसने एक खामोश जिंदगी गुजारी, अवाम की नज़रों से दूर, और अपने कुछ बच्चों के साथ रही जो खुद भी अपने माजी से फासला कायम करने में कामयाब हो गए थे। सितंबर सना 1989 में जब वो अपनी एक बेटी से आर्लिंगटन में मिलने गईं तो उनका इंतकाल हो गया। वो 81 साल की थी। उनकी वफ़ात खामोशी से हुई, उन वाक़यात से दूर जिन्होंने उनकी ज़िंदगी के बेशतर हिस्से पर गहरे असरात मुरतब किए थे। गिरडा बुख और मार्टिन बोरुमान,
एक ऐसा रिश्ता जो नाजी हुकूमत में परवान चढ़ा। गिर्डा बुख अक्टूबर सना 1909 में पैदा हुई। उनके वालिद वॉल्टर बुख एक आला फौजी ओहदे पर फाइज थे और उन्होंने पहली जंग अजीम में हिस्सा लिया था। कम उम्री से ही नाजी नज़रिए ने उनके माहौल को मुतासिर किया। वो एक ऐसे घराने में पली बढ़ीं जहां ये अकायद बुनियादी हैसियत रखते थे और इसी ने उनकी सोच को तश्कील दिया। जब वो अभी नाउम्र थीं, उनकी मुलाकात एडवुल्फ हिटलर से हुई, जो जल्द ही उनके लिए एक करीबी शख्सियत बन गए। उनके लिए वो महज एक ऐसा रहनुमा न थे जो यूरोप को बदलने वाला था, बल्कि वो उन्हें मोहब्बत से अंकल एडवुल्फ कहकर पुकारती थी। ये ताल्लुक उन्हें नाजी अशराफिया के दरमियान ले आया, एक ऐसी दुनिया जहां ज़ाती और सियासी जिंदगी एक दूसरे से जड़ी हुई थी। इसी माहौल में उनकी मुलाकात मार्टिन बोरुम्मान से हुई, जिससे बाद में उनकी शादी हुई। इन दोनों के ताल्लुक की राह उनके वालिद ने हमवार की, जिन्होंने इस वक्त मार्टिन का तारुफ कराया जब वो अभी ज़्यादा मरूफ नहीं थे। वक्त गुजरने के साथ मार्टिन ने आला ओहदे हासिल कर लिए और बिलाखिर हिटलर के ज़ाती सेक्रेटरी के तौर पर अपनी जगह बना ली। 2 सितंबर सना 1929 को गिर्डा और मार्टिन ने शादी कर ली। इस तकरीब में एडवुल्फ हिटलर और रुडोल्फ हैस बतौर एजाज़ी गवाह मौजूद थे। उनकी ये शादी इन दो खानदानों के दरमियान गहरी वाबस्तगी की अलामत थी, जो मुकम्मल तौर पर नाजी तहरीक के वफादार थे। अपनी शादी के दौरान मार्टिन की सियासी हैसियत पार्टी के अंदर तेजी से तरक्की करती गई। जहां वो इक़्तिदार की पेचीदगियों में उलझा रहा, वहीं गिर्डा एक ज़्यादा खामोश किरदार में रहे, नाजी हुकूमत के तहत मिसाली बीवी की तस्वीर पेश करते हुए। नाजी नज़रिए के मुताबिक औरत को मुकम्मल तौर पर अपने ख़ानदान और शौहर के लिए वक्फ होना चाहिए, और गिर्डा ने इस किरदार को किसी सवाल के बगैर कबूल कर लिया। ये शादी बड़ी औलाद के साथ आगे बढ़ी और दोनों के यहाँ कल 10 बच्चे पैदा हुए। उनकी ये बड़ी औलाद नाजी हुकूमत की उन पॉलिसियों की अक्कास थी जो आर्यन नस्ल की आबादी में इजाफे की हौसला अफजाई करती थी। ज़ाहिरी तौर पर उनकी ज़िंदगी मुस्तहकम दिखाई देती थी, लेकिन घर के अंदर मामलात ज़्यादा पेचीदा थे। बरसों तक गिर्डा को मार्टिन की बेवफाई बर्दाश्त करनी पड़ी, जो नाजी क़यादत के हलकों में एक आम बात थी। इस माहौल में गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात आम थे और गिर्डा ने इस हकीकत को किसी मुज़ाहमत के बगैर कबूल कर लिया। वो समझती थीं कि उनका किरदार अपने शौहर की हिमायत करना और अपने बच्चों की परवरिश करना था, चाहे हालात कुछ भी हों। नाजी हुकूमत के ज़वाल के साथ उनकी ज़िंदगी की सुकूनत ख़त्म हो गई। जैसे जैसे इत्तेहादी अफवाज आगे बढ़ती गईं, अदम यकीनी उनके रोज़मर्रा का हिस्सा बन गई। बर्चटस गार्डन में जब शिकस्त वाज़ेह हो चुकी थी, तो उन्हें वाज़ेह हिदायत दी गई। उन्हें एक हथियार और एक जहर की गोली दी गई। ये हुक्म दिया गया कि वो आखिरी लम्हे तक अपनी हिफाजत करें। उनसे कहा गया कि अगर सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए तो उन्हें इंतहाई इक़दाम उठाने होंगे। ये हुकूमत के आखिरी लम्हात थे जब उसका ज़वाल नागुज़ीर हो चुका था और सबसे ज़्यादा वफ़ादार पैरकार मायूस कुन इक़दामात उठाने पर मजबूर हो रहे थे। कुछ ही देर बाद गेस्टापो ने इसे इसकी रहाइशगाह पर हिरासत में ले लिया। ये एक गैर मुनज़्ज़म कोशिश थी ताकि हिरमन गोरंग को गिरफ्तार किया जा सके। इसके बावजूद गिर्डा इत्तेहादी अफवाज से छुपने में नाकाम रही। बर्लिन के सुकूत के बाद इसे अमरीकी फ़ौजियों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके मर्तबे की अलामत बनने वाली हर चीज़ राख में बदल गई। इसकी जायदादें जब्त कर ली गईं और तबाह कर दी गईं, जो इस जिंदगी के मुकम्मल खात्मे की अक्कासी करती थीं जिसे वो जानती थी। गिरफ्तारी के बाद इसे एक कैदी कैंप में मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो 10 दिन तक कैद रही। इसकी कैद का खात्मा अचानक हुआ जब वो एक मुहाफिज की मदद से फरार होने में कामयाब हो गई। ये फरार आसान ना था। इसने तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला तय किया अपनी रहाइशगाह की जानिब, जो बाल्टिक साहिल पर वाक़ थी। इसे जंग से तबाह हाल इलाके से गुजरने में 7 हफ्ते लगे। ताहम इसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। ये तनाज़ा न सिर्फ इसे ज़हनी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी तोड़ चुका था। सना 1946 में डॉक्टरों ने इसे रहम के कैंसर की तशख़ीस दी, जो तेज़ी से फैल गया क्योंकि इसका इलाज मरकरी से किया गया, जो मुहलिक साबित हुआ। इसी साल 6 अप्रैल को वो इटली के शहर मीरानो में ज़िंदगी की बाजी हार गई। इस वक्त इसकी उम्र महज 36 साल थी। इसे एक फौजी कब्रिस्तान में दफन किया गया, जहां इसकी कब्र होरेस्ट बरूगिर के बराबर थी, जो एक जर्मन फौजी था। अगरचे इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक ना था, लेकिन उनकी बाकियात एक साथ दफन की गईं।
ताहम इसकी कब्र ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। कुछ अरसे बाद इसके बाकियात को जलाकर समंदर में बखेर दिया गया। लेना हाइड्रीच, एक मुजरिम की बेवा। लेना वान ओस्टन 14 जून सना 1911 को पैदा हुई, एक ऐसा दूर जब जर्मनी गहरे तगय्युरात से गुजर रहा था। उनका खानदान छोटे पैमाने की अशराफिया से ताल्लुक़ रखता था। उनके वालिद, जो एक देही इलाके में उस्ताद थे, ने उन्हें ऐसे उसूल सिखाए जो एक बहरान ज़दा दुनिया में सख्त आजमाइश से दोचार होने वाले थे। इब्तिदा ही से उन्हें सियासी मामलात में दिलचस्पी थी और इसी दिलचस्पी ने उन्हें सना 1929 में नाज़ी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर मजबूर किया। इस वक्त ये फैसला उनके लिए तरक्की के एक मौका के मुतरादिफ था। दिसंबर सना 1930 में उनकी मुलाकात रायन हार्ड हाइड्रीच से हुई, जो एक बहरी अफसर था और एक ऐसे जर्मनी की उमंगों की अक्कासी कर रहा था जो तब्दीली की राह पर गामजन था। ये पहली मुलाकात कील में एक रोइंग क्लब की तरफ से मुनक़दा इस्तकबालिया तकरीब में हुई, जहां नौजवान जो बुलंद मकासद रखते थे, एक उम्मीद अफ़ज़ा माहौल में एक दूसरे से मिल रहे थे। उनका ताल्लुक़ तेज़ी से परवान चढ़ा और महज 2 हफ्तों के अंदर दोनों ने अपनी मंगनी का ऐलान कर दिया। बिलाखिर 26 दिसंबर सना 1931 को उन्होंने गिरवसन बरूडे की एक चर्च में शादी कर ली। सब कुछ बज़ाहिर बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उन्होंने अपना ख़ानदान बसाया और अपने पहले बच्चों का इस्तकबाल किया, कल उस हाइडर और बाद में सिल्के। ताहम हकीकत इतनी मिसाली नहीं थी। जैसे जैसे रायन हार्ड पार्टी के अंदर तरक्की करता गया, इसकी गैर हाजिरियाँ बढ़ती गईं। जब वो रीख मरकज़ी सिक्योरिटी ऑफिस के सरबराह के तौर पर अपनी ताकत मुस्तहकम कर रहा था, तो लेना घर की देखभाल में मसरूफ़ थी और अपने बच्चों की परवरिश तन्हा कर रही थी। जब दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हुआ तो उनकी ज़िंदगी एक ऐसी पेचीदा सूरत हाल में फंस गई जहां सियासत और जंग के मामलात एक दूसरे में उलझे हुए थे। अगरचे इनके शौहर को इक़्तिदार और पहचान हासिल थी, लेकिन घरेलू ज़िंदगी मुसलसल तनाव का शिकार थी। जुलाई सना 1942 में उनकी बेटी मार्टे पैदा हुई। इस वक्त तक रायन हार्ड अपनी जिम्मेदारियों में इतना मगन था कि घर पर बहुत कम वक्त गुजारता था। 27 मई इसी साल प्राग में एक हमले ने हाइड्रीच के कैरियर को ख़त्म कर दिया। इसकी मौत ने लेना पर गहरा असर डाला, जो अचानक एक गैर यकीनी मुस्तकबिल के सामना कर रही थी। इब्तिदा में वो अपने बच्चों के साथ बोहिमिया में मुकीम रहे, लेकिन इत्तेहादी फ़ौजों की पेशकदमी ने उन्हें जर्मन सरजमीन की तरफ हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। जंग ने न सिर्फ उनके शौहर को छीन लिया, बल्कि उनके इस्तेहकाम के ख्वाब को भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने फहमरुन में पनाह लेने की कोशिश की, जहां उनका बचपन गुजरा था। ताहम ये मकाम भी उन्हें सुकून फराहम न कर सका, क्योंकि उनका माजी उनका पीछा करता रहा। जब सोवियत फ़ौजें पहुंची तो चेकोस्लोवाकिया की हुकूमत ने नाज़ी हुकूमत से उनके ताल्लुकात के सबब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। फहमरुन में ज़िंदगी गुजारना आसान न था। वो अपने शौहर की छाप से खुद को आज़ाद करवाने की मुसलसल कोशिश करती रही। जंग के बाद के बरसों में लेना को नाज़ी इज़्म से तत्हीर के अमल का सामना करना पड़ा। हालात इस वक्त बदले जब उन्हें तमाम इल्ज़ामात से बुरी कर दिया गया, जिससे उन्हें अपनी ज़िंदगी असरेनौ शुरू करने का मौका मिला। ताहम उनकी तारीख़ का बोझ कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो सका। जर्मन हुकूमत से पेंशन हासिल करना उनके लिए एक तवील जंग बन गया। इब्तिदा में उनकी दरख्वास्त को उनके रायन हार्ड हाइड्रीच से ताल्लुक़ के सबब मुस्तरद कर दिया गया, जिससे तनाज़ात और अवामी मुखालफत पैदा हुई। कई सालों की जिदोजहद के बाद बिलाखिर सना 1959 में वो माली इमदाद हासिल करने में कामयाब हुई, एक ऐसा सहारा जो अगरचे उनकी साबिक़ा ज़िंदगी के मुकाबले में मामूली था, लेकिन इसने उन्हें कुछ इस्तेहकाम फराहम किया। एक गैर मुतवक्के मोड़ इस वक्त आया जब उनकी मुलाकात मानो मानिनन से हुई, जो एक फिनलैंडी नजात थिएटर डायरेक्टर और मुसव्विर था। ये मुलाकात उनके एक सफ़र के दौरान हुई। अगरचे ये ताल्लुक़ माजी को पीछे छोड़ने की एक कोशिश लग सकता था, लेकिन उनकी शादी उम्मीद और मायूसी के इम्तिजाज के साथ जारी रही। दोनों ने एम्बरा पारवा नामी एक सराय का इंतज़ाम किया, एक ऐसी जगह जहां लेना अपने मरहूम शौहर के जाने वालों की मेज़बानी करती रही और उन लोगों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे जिन्होंने उनके माजी को शेयर किया था। फरवरी सना 1969 में लगने वाली एक आग ने इस जगह को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जो उनकी ज़िंदगी में एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ।
इस लम्हे के बाद उन्होंने अवामी जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार करने और एक ज्यादा मोहतात तर्ज जिंदगी अपनाने का फैसला किया। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी रायन हॉर्ड हाइड्रीच की तस्वीर को बेहतर बनाने की कोशिश तर्क नहीं की। सना 1976 में उन्होंने ओलीबैनमंट आइनम कुर्रिगस फरबुरीचर एक जंगी मुजरिम के साथ जिंदगी के उन्वान से एक किताब शाये की, जिसमें उन्होंने अपने शौहर के बारे में अपना नुक्ता नज़र बयान किया, एक ऐसा बयानिया जिसने मुतज़ाद रद्द अमल को जन्म दिया। अगरचे वो समाजी जिंदगी से दूर रहें, लेकिन वो ख़त व किताबत के ज़रिए मुअर्रिख़ीन के साथ राब्ते में रहें, इस मकसद के तहत कि वो अपने शौहर के बारे में फैलाई गई उन बातों की इस्लाह कर सकें जिन्हें वो गलत समझती थी। जो लोग उन्हें जानते थे उनके लिए उनकी जिदोजहद की सितम ज़रीफ़ी बिल्कुल वाज़े थी, लेकिन लेना के लिए ये एक दिफाई जंग थी। इसी दौरान उनके बच्चे एक पेचीदा विरासत के साये में परवान चढ़े। 14 अगस्त सना 1985 को लेना हाइड्रीच इस जजीरे में इंतकाल कर गईं, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा गुजारा था। ब्रिट्टी हर्बसट, पोलैंड की मलिका उसे फरामोशी तक। 29 दिसंबर सना 1895 को इटूरफ, जर्मनी में मारिया ब्रिट्टी हर्बसट पैदा हुई। उन्होंने अपना बचपन एक मामूली घराने में गुजारा, जहां माली मुश्किलात मुस्तकिल तौर पर मौजूद रही। उन्होंने अपनी तालीम जल्द तर्क कर दी और मुख्तलिफ इदारों में बतौर मुख्तसर नवीस और सेक्रेटरी काम किया, जिनमें म्यूनिख यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। किसी बड़ी ख्वाहिश के बगैर वो जिंदगी के छोटे लम्हों से लुत्फ अंदोज होती रहे, जबकि उनके अर्द गिर्द की दुनिया तेजी से बदल रही थी। मई सना 1924 में जब वो बाविरियाई पार्लियामेंट में काम कर रही थीं, उनकी मुलाकात हांस फ्रांक से हुई, जो एक कानून के तालिब इल्म और सियासी अज़ाइम रखने वाला शख्स था, जो नाज़ी पार्टी में असर और रसूख हासिल करना शुरू कर चुका था। हांस फ्रांक एक पुरएतमाद रवैये के साथ पेश आया, जो ब्रिट्टी की तवज्जो का मरकज़ बना। थोड़ी ही मुद्दत बाद 2 अप्रैल सना 1925 को दोनों ने शादी कर ली। ये ताल्लुक़ कई लिहाज से मुतज़ाद था। ब्रिट्टी, जो अमली और संजीदा तबीयत रखती थी, हर सूरत-ए-हाल का तज्ज़िया मुकम्मल अक्लमंदी के साथ करती थी, जबकि हांस अपने जज्बात के ताबे था। दोनों के दरमियान इख्तिलाफात ज़्यादा देर तक पोशीदा ना रह सके। अगरचे वो कभी नाज़ी पार्टी की बाकायदा रुकन ना बने और ना ही इसके उसूलों में दिलचस्पी जाहिर की, लेकिन वो इस ताकतवर माहौल को बखूबी समझती थी जिसमें उनका शौहर सरगर्म था। निजी तौर पर वो अक्सर हिटलर और नाज़ी हुकूमत की ज़्यादतियों पर तंज़िया तबसरे करती थी, लेकिन उनका ये रवैया किसी हकीकी मुखालफत की अलामत ना था। जब अक्टूबर सना 1939 में हांस फ्रांक को गवर्नर जनरल ऑफ पोलैंड मुकर्रर किया गया, तो उनकी बीवी मखसूस हलकों में पोलैंड की मलिका के नाम से पहचानी जाने लगे। ये जोड़ा कराको में वावल कैसल में क़याम पजीर हुआ, जहां उन्हें बेपनाह आसाइशें मुयस्सर थीं। वहां ब्रिट्टी अपने अर्द गिर्द होने वाले अलमियों से बेखबर नजर आती थी। जो कीमती अशिया उनके हाथों में आती थीं, वो अक्सर यहूदी बस्तियों से ज़ब्त शुदा होती थीं, लेकिन ये हकीकत उनके लिए किसी परेशानी का बाइस नहीं थी। ये इज़्दिवाजी ताल्लुक़ हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहा। उनके 5 बच्चों की आमद, ज़ीगर्ड सना 1927 में, नॉर्मन सना 1928 में, ब्रिट्टी सना 1935 में, माइकल सना 1937 में और नकलास सना 1939 में भी उनके घराने में इस्तेहकाम ना ला सकी। ये घर जो हम आहंगी की जगह होना चाहिए था, इख्तिलाफात और झगड़ों का मैदान बन गया। ब्रिट्टी की हाकिमाना फितरत और हांस की कमज़ोरी मुसलसल टकराव का बाइस बनी। जंग के दौरान सूरत-ए-हाल मज़ीद कशीदा होती गई। सना 1942 में जब उनके शौहर ने नलगिरों के साथ एक पुराना रिश्ता दोबारा बहाल करने और ब्रिट्टी को छोड़ने का इंदिया दिया, तो उन्होंने अपनी हैसियत बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। गवर्नर जनरल की बीवी होने की हैसियत उन्हें जो रुतबा अता करती थी, वो इसे खोने के लिए तैयार ना थी। सना 1944 के आखिर में वो और उनके बच्चे कराको छोड़ने पर मजबूर हो गए, शदीद गैर यकीनी की हालत में। वो महल्लाती ऐश व आराम से निकलकर एक ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ने लगे जहां उन्हें महज फरार की परेशानी लाहिक थी। हांस फ्रांक ने 17 जनवरी सना 1945 को शहर छोड़ दिया, जबकि सोवियत अफवाज की पेशकदमी नागुज़ीर हो चुकी थी। इसी साल मई में अमरीकी अफवाज के हाथों उसकी गिरफ्तारी एक फैसला कुन मोड़ साबित हुई। नीवरमबर्ग ट्रायल का नतीजा इसकी सज़ा और फिर सना 1946 में इसकी सज़ाए मौत की सूरत में निकला।
बुरिक्टी के लिए ये न सिर्फ अपने शौहर के खो जाने का मतलब था, बल्कि मुस्तरद किए जाने और मुश्किलात से भरी एक नई जिंदगी का आगाज भी था। एक मुआनिदाना माहौल में इसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश करना था। मुराद के दिन माजी का हिस्सा बन चुके थे। गुर्बत ने इसके ख़ानदान को बुरी तरह मुतासिर किया और कार्डिनल माइकल वान फाउल हाबर की मुदाखलत ने इसे आर्जी सहारा दिया। माजी के बावजूद माली मुश्किलात जल्द ही नाकाबिल बर्दाश्त हो गईं, जिसकी वजह से इसे मदद मांगनी पड़ी। मई सना 1945 में जबरी मशक्क़त करने वाले पोलिश कारकुनों का एक गिरोह इसके घर में पुरतशद्दुद इरादों के साथ घुस आया। ताहम जब उन्होंने घर में शराब की मौजूदगी देखी तो हमला आवर बगैर कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चले गए। ऐसे गैर मुतवक्के वाक़यात इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। आक्सबर्ग के एक कैंप में, जहां वो दीगर नाज़ी आला अफसरान की बीवियों के साथ कैद थी, इसने ऐसी ख्वातीन के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जो इसी तरह के तजर्बात से गुजर चुकी थीं, जैसे इल्से हैस और एमी गोरन। उनकी बातचीत के दौरान उनके शोहरों के जराइम के बावजूद कभी पछतावे का इजहार नहीं किया गया। 1950 की दहाई के दौरान ब्रिक्टी ने अपनी गुजर बिसर के लिए मुसलसल जिदोजहद की। आखिरकार वो एक मामूली सराय चलाने में कामयाब हो गईं, जहां किल्लत हमेशा मौजूद रहती थी। इसकी जिंदगी गुमनामी में धुंधला गई, जबकि दुनिया बगैर पीछे देखे आगे बढ़ गई। ब्रिक्टी हर्बसट फ्रांक 9 मार्च सना 1959 को म्यूनिख में 66 साल की उम्र में वफात पा गईं। गटरेड शुल्ट्ज़क्लिंग, वो औरत जिसने कभी पछतावा नहीं किया। गटरेड शुल्ट्ज़क्लिंग फरवरी सना 1902 में पैदा हुई, जब जर्मनी अभी तक अजीम जंग में शिकस्त के बाद संभलने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक आम घराने में परवरिश पाई, जहां फ़र्ज़ शनासी और नज़्म व ज़ब्त बुनियादी उसूलों के तौर पर बचपन ही से सिखाए गए थे। सना 1929 में जब इंतहा पसंद नज़रियात पूरे जर्मन इलाके में फैल रहे थे, वो नाज़ी पार्टी में शामिल हो गईं। अगरचे ख्वातीन के रिवायती किरदार के बारे में नज़रिया क़दामत पसंद था, लेकिन उनके अज़्म ने उन्हें तंजीम के अंदर नुमाया कर दिया। सियासी ढांचे में उनका उरूज तेज़ रफ्तार था और सना 1933 में वो नेशनल सोशलिस्ट वेमेंस लीग की सरबराह बन गईं। इस ओहदे से उन्होंने ख्वातीन के लिए एक ऐसा मॉडल फ़रोग़ दिया जो माबन्ने मजहबी अक़ीदे और घरेलू ज़िंदगी पर मबनी था। नाज़ी हुकूमत इस तसव्वुर को फ़रोग़ दे रही थी कि एक औरत का सबसे बुनियादी फ़र्ज़ ये था कि वो रीख के लिए बच्चे पैदा करे, अपने घर और ख़ानदान की देखभाल करे और मुकम्मल तौर पर शौहर के ताबे रहे। नाफिज करदा क़वानीन ने बेशुमार ख्वातीन की किस्मत बदल दी। कुछ को अपने पेशे छोड़ने पर मजबूर किया गया, जैसे मेडिकल और ला के शोबे में काम करने वाली ख्वातीन, ताकि वो घरेलू जिम्मेदारियों को अपना सके। गटरेड के लिए ये वापसी एक नज़रियाती फतह थी। जब सना 1939 में जंग छिड़ गई तो इन उसूलों में तज़ादात पैदा होना शुरू हो गए, जिनकी वो हिमायत कर रही थी। मजदूरों की बढ़ती हुई ज़रूरत ने ख्वातीन को दोबारा फैक्ट्रियों और खेतों में काम करने पर मजबूर कर दिया, जो इन नज़रियात के बिल्कुल बरक्स था जिनकी वो हामी थी। लेकिन वाज़ेह हक़ाइक़ के बावजूद उन्होंने अपनी सोच तब्दील नहीं की। दिसंबर सना 1940 में उन्होंने आगस्ट हासमायर, जो SS के एक आला अफसर थे, से शादी कर ली। दोनों के पहले से 10 बच्चे थे, जो उनके साबिक़ा इज़्दिवाजी ताल्लुकात से थे। उनका घर नाज़ी आइडियल फैमिली की एक मिसाली तस्वीर के तौर पर पेश किया गया। जंग आगे बढ़ रही थी और मुश्किलात बढ़ती जा रही थीं। मई सना 1945 में जब इत्तेहादी फ़ौजें बर्लिन के करीब पहुंच चुकी थीं, तो वो दुनिया जिसे वो जानती थीं बिखरने लगी। शिकस्त नागुज़ीर हो चुकी थी और ख़तरा मज़ीद बढ़ रहा था। सोवियत फ़ौज के हाथों गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक कैदी कैंप में कैद कर दिया गया। ताहम वो फरार होने में कामयाब रहे और बीबैन हाउज़न में पनाह ली, जहां मकामी अशराफिया ने उन्हें पनाह दी। जाली शनाख्त के तहत वो 3 साल तक गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते रहे। आखिरकार फरवरी सना 1948 में उनकी किस्मत ने पलटा खाया। उन्हें गिरफ्तार करके जाली दस्तावेज़ात तैयार करने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई, जिसके तहत उन्हें 18 माह की कैद दी गई। बाद में नाज़ी इज़्म से तत्हीर के एक ट्रिब्यूनल ने उनकी सज़ा बढ़ाकर 30 माह कर दी और उन पर सियासी सरगर्मियों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। जब सना 1953 में उन्हें रहा किया गया तो उन्होंने एक ज़्यादा मोहतात ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। वो बीबैन हाउज़न में ही मुकीम रहें और अवामी ज़िंदगी से किनारा किश हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने नज़रियात कभी तर्क नहीं किए।
सना 1978 में उन्होंने एक किताब शाये की जिसमें नाज़ी हुकूमत में ख़वातीन के किरदार का दिफा किया और उन्हीं उसूलों को दोबारा दोहराया जिन पर वो अक़ीदत के साथ यकीन रखती थी। 1980 की दहाई में वो मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में शरीक हुईं जिनमें उन्होंने नाज़ी दौर में ख़वातीन के किरदार को जायज़ साबित करने की कोशिश की। 24 मार्च सना 1999 को उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया। नाज़ी रहनुमाओं की बीवियों की किस्मत तीसरे राख के ज़वाल से नागुज़ीर तौर पर जड़ी हुई थी। कुछ जैसे ईवा ब्राउन और मागड्डा गोबल्स ने अपने शोहरों के अलमिया अंजाम को शेयर करने का फैसला किया। दीगर जैसे गिरडा बोरुमान और लेना हाइड्रीच एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश करती रहें जो अब उनकी नहीं रही थी और अपने शोहरों की यादों से जुड़े रहे। चंद एक जैसे गर्ट्रड शुल्ट्ज़क्लिंग ने कभी भी अपने नज़रियात को तर्क नहीं किया और आखिरी दिन तक इस हुकूमत का दिफा किया जिसे वो कभी अपनी वाहिद सच्चाई मानती थी। इस प्रोपेगंडे से आगे जो इन ख्वातीन को वफादार बीवियों और मिसाली माओं के तौर पर पेश करता था, हकीकत कहीं ज़्यादा पेचीदा थी। कुछ बरा रास्त इस निज़ाम से मुस्तफ़ीद हुईं, वो एक पुरतयुश ज़िंदगी गुजारती रहें जबकि लाखों लोग मुसीबतें झेल रहे थे। दीगर ने दावा किया कि उन्हें इन मज़ालिम का इल्म नहीं था, हालांकि ये मानना मुश्किल है कि उनके महल्लाती घर उन मज़लूमों के खून से आलूदा न थे। जंग का खात्मा सिर्फ इन मर्दों के ज़वाल का ऐलान नहीं था जो नाज़ी इज़्म के सरकर्दा रहनुमा थे, बल्कि इन समाजी ढांचों की तबाही भी थी जिन्होंने इन ख्वातीन को एक आला मकाम पर बरकरार रखा था। नाज़ी इज़्म से तत्हीर और अवामी मुक़दमात ने उन्हें ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर सख्त सज़ाओं से बच गए। ताहम तारीख़ का फ़ैसला हतमी और नाकाबिल तरदीद होता है।